नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस यात्रा में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण शब्दावली के विषय में। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स, इस तरह के वीडियो के माध्यम से हम पूरा अर्थशास्त्र पढ़ने वाले हैं और आपको इस तरह के 5 से 6 वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे जिसके द्वारा आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और आज के इस पहले वीडियो में या चैप्टर 1 में हम बात करने वाले हैं भुगतान संतुलन अर्थात बैलेंस ऑफ पेमेंट, विदेशी मुद्रा भंडार, एफडीआई और एफपीआई और विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां और विशेष आहरण अधिकार। इन सब के विषय में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये जिनके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अर्थात भुगतान संतुलन के विषय में। तो भुगतान संतुलन का अभिप्राय ऐसे सांख्यिकी विवरण से है जो एक निश्चित अवधि अर्थात 1 साल के दौरान किसी देश के निवासियों के विषयों के साथ हुए मौद्रिक लेन देनों के लेखांकन को रिकॉर्ड करता है। फ्रेंड्स, ये प्राइवेट या निजी जो लेन देन होते हैं उनको भी, और जो लेन देन गवर्नमेंट द्वारा किए जाते हैं, सरकारी लेन देन होते हैं, उनको भी, ये दोनों ही लेन देन इसमें शामिल होते हैं। अब हम यहां पर यह जान लेते हैं कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसकी गणना का उद्देश्य क्या होता है। तो यह निर्धारित करने के लिए इसे एक संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है कि देश में मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी हो रही है या मूल्य ह्रास हो रहा है। यह राजकोषीय और व्यापार नीतियों पर निर्णय लेने में सरकार की मदद करता है। किसी देश के अन्य देशों के साथ आर्थिक व्यवहार का विश्लेषण और उसे समझने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। अर्थात फ्रेंड्स, भारत का यूएसए, यूके, चीन या फ्रांस किसी भी देश के साथ किस प्रकार का व्यापार चल रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा है, क्या हम व्यापार सरप्लस में हैं या हम व्यापार घाटे में हैं। यदि हम व्यापार सरप्लस में हैं तो उसको और अच्छा करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, ये हमें पता चलता है इसके द्वारा। और यदि हम व्यापार घाटे में हैं, जो कि हमारा चीन के साथ हमेशा व्यापार घाटा बना रहता है, तो उसको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस तरह का निर्णय लेने के लिए और नीतियां बनाने के लिए इस प्रकार के आर्थिक व्यवहार विश्लेषण से जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है हमारे लिए। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के घटक के विषय में। तो एक देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट खाता तैयार करने के लिए विश्व के अन्य हिस्सों के बीच इसके आर्थिक लेन देन को चालू खाते, पूंजी खाते, वित्तीय खाते, त्रुटियों तथा चूक के तहत वर्गीकृत किया जाता है। यह विदेशी मुद्रा भंडार अर्थात फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में परिवर्तन को भी दर्शाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे चालू खाते या करंट अकाउंट के विषय में। तो यह दृश्यमान अर्थात विजिबल और अदृश्यमान अर्थात इनविजिबल वस्तुओं के निर्यात तथा आयात को दर्शाता है। तो ये अदृश्यमान या इनविजिबल वस्तुएं कौन सी है वो भी देख लेते हैं। तो इनमें सेवाएं, विप्रेषण अर्थात रेमिटेंस और आय शामिल है। रेमिटेंस हम उनको कहते हैं जैसे कोई भारतीय व्यक्ति भारत से बाहर किसी अन्य देश में जाकर जॉब करता है या बिजनेस करता है और अपनी इनकम का कुछ हिस्सा अपने फैमिली मेंबर्स को यहाँ पर भारत में भेजता है, उसको हम रेमिटेंस कहते हैं। और भारत जो है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है। इसके बाद नंबर आता है चाइना, मैक्सिको, फिलीपींस, इजिप्ट आदि देशों का। फ्रेंड्स, इसके विषय में जो जानकारी है, डिटेल जानकारी, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अब हम यहाँ पर जानेंगे पूंजी खाता अर्थात कैपिटल अकाउंट के विषय में। तो यह किसी देश के पूंजीगत व्यय और आय को दर्शाता है। यह एक अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक निवेश दोनों के शुद्ध प्रवाह का सारांश देता है। बाहरी वाणिज्यिक उधार, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश अर्थात फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आदि पूंजी खाते के हिस्से हैं। त्रुटियां और चूक के विषय में जान लेते हैं। कभी कभी भुगतान संतुलन की स्थिति ना होने के कारण इस असंतुलन को बैलेंस ऑफ पेमेंट में त्रुटियों और चूक अर्थात एरर्स एंड ओमिशंस के रूप में दिखाया जाता है। यह सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को सही ढंग से रिकॉर्ड करने में देश की अक्षमता को दर्शाता है। इसके बाद विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन
अर्थात मुद्रा भंडार में होने वाले उतार चढ़ाव में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित विदेशी मुद्रा आस्तियों में परिवर्तन और विशेष आहरण अधिकार परिवर्तन शामिल है। विशेष आहरण अधिकार क्या होता है, हम इसी वीडियो में आगे जानेंगे। कुल मिलाकर बैलेंस ऑफ पेमेंट खाते में अधिशेष या घाटा हो सकता है। यदि कोई घाटा है तो उसे विदेशी मुद्रा अर्थात फॉरेक्स खाते से पैसे लेकर पूरा किया जा सकता है। यदि विदेशी मुद्रा खाते का भंडार कम हो रहा है तो इस परिदृश्य को बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट कहा जाता है। मैंने जो अभी तक यहाँ पर आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट और उसके घटक के विषय में समझाया है उसको यहाँ पर सिंपल तरीके से दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के मुख्य रूप से दो घटक होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, अर्थात चालू खाता और पूंजी खाता। चालू खाता या करंट अकाउंट में विजिबल और इनविजिबल दो घटक होते हैं। विजिबल में वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है और इनविजिबल में सर्विसेज, इनकम और ट्रांसफर्स का आयात और निर्यात किया जाता है। ट्रांसफर अर्थात रेमिटेंस की बात हो रही है यहाँ पर, जिसको मैं आपको पहले समझा चुका हूँ इस वीडियो में। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट या पूंजी खाते की। तो पूंजी खाते में मुख्य रूप से दो घटक होते हैं, इन्वेस्टमेंट अर्थात विदेशी निवेश और लोन अर्थात विदेशी ऋण। और इन्वेस्टमेंट एफडीआई और एफआईआई, एफडीआई अर्थात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफआईआई अर्थात विदेशी संस्थागत निवेश या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। और लोन में आ जाता है सॉवरेन लोन और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सभी बातों को आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। और फिर भी यदि आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप उसमें अपना क्वेश्चन रख सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन जल्द मिलेगा। ओके, तो हम वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं और अब हम जान लेते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के विषय में। फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब कोई भारतीय कंपनी किसी बाहरी कंपनी नॉन रेजिडेंट से वाणिज्यिक ऋण लेती है तो उसे बाह्य वाणिज्यिक उधार कहते हैं। यह ऋण भारतीय मुद्रा सहित किसी भी ऐसी विदेशी मुद्रा में लिया जा सकता है जो कन्वर्टिबल हो, यानी जिसे बदला जा सके। फ्रेंड्स, इतना सब कुछ टाइप नहीं हो पाता है समय की कमी की वजह से, तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग क्या होता है जो मैंने अभी आपको समझाया उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको ज़रूर प्रोवाइड कराया जाएगा, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के विषय में एक बात और, वित्त मंत्रालय वर्ष में 2 बार विदेशी ऋण के आंकड़े जारी करता है। भारत के विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक बाह्य वाणिज्यिक उधारी या एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है, लगभग 37%, और भारतीय अनिवासियों की जमाएं 24% तथा अल्पावधिक व्यापार ऋण 19% के आसपास है। भारतीय अनिवासियों की जमाएं और अल्पावधिक व्यापार ऋण ये विदेशी ऋण के दो अन्य घटक हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं विदेशी मुद्रा भंडार के विषय में। तो विदेशी मुद्रा भंडार का आशय केंद्रीय बैंक अर्थात आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा में आरक्षित संपत्ति से होता है, जिसमें बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और अन्य सरकारी प्रतिभूतियां शामिल होती हैं। गौरतलब है कि अधिकांश विदेशी मुद्रा भंडार अमेरिकी डॉलर में आरक्षित किए जाते हैं। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल हैं विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार अर्थात एसडीआर और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात आईएमएफ के साथ रिजर्व ट्रेंच। विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखने का उद्देश्य क्या है वो भी जान लेते हैं। तो मौद्रिक और विनिमय दर प्रबंधन के लिए नीतियों का समर्थन तथा उनमें विश्वास बनाए रखना, राष्ट्रीय मुद्रा के समर्थन में हस्तक्षेप करने की क्षमता प्रदान करना, यह संकट के समय या जब ऋण तक पहुंच में कटौती की स्थिति में नुकसान को कम करने के लिए विदेशी मुद्रा तरलता को बनाए रखते हुए बाह्य भेद्यता को सीमित करता है। बढ़ते विदेशी मुद्रा भंडार का महत्व जान लेते हैं। इसमें सबसे पहला है सरकार के लिए आरामदायक स्थिति। बढ़ता विदेशी मुद्रा भंडार भारत के बाहरी और आंतरिक वित्तीय मुद्दों के प्रबंधन में सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक को सुविधा प्रदान करता है। दूसरा है संकट का प्रबंधन। यह आर्थिक मोर्चे पर भुगतान संतुलन को लेकर संकट की स्थिति में मदद करता है। तीसरा है रुपए के मूल्य में अभिवृद्धि। भारत के विदेशी मुद्रा के बढ़ते भंडार ने डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती प्रदान करने में मदद की है। चौथा है बाजार में विश्वास।
यह भंडार बाजारों और निवेशकों को विश्वास का स्तर प्रदान करेगा, जिससे एक देश अपने बाहरी दायित्वों को पूरा कर सकता है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों के विषय में, अर्थात एफसीए के विषय में। तो एफसीए ऐसी संपत्तियां हैं जिनका मूल्यांकन देश की स्वयं की मुद्रा के अलावा किसी अन्य मुद्रा के आधार पर किया जाता है। एफसीए विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक है। इसे डॉलर के रूप में व्यक्त किया जाता है। एफसीए में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर अमेरिकी मुद्रा की कीमतों में उतार चढ़ाव या मूल्यह्रास का प्रभाव शामिल है। ओके, तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एसडीआर अर्थात विशेष आहरण अधिकार के विषय में। तो विशेष आहरण अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ द्वारा 1969 में अपने सदस्य देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था। एसडीआर ना तो एक मुद्रा है और ना ही आईएमएफ पर इसका दावा किया जा सकता है, बल्कि यह आईएमएफ के सदस्यों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने योग्य मुद्राओं पर एक संभावित दावा है। इन मुद्राओं के लिए एसडीआर का आदान प्रदान किया जा सकता है। एसडीआर के मूल्य की गणना बास्केट ऑफ करेंसी में शामिल मुद्राओं के औसत भार के आधार पर की जाती है। इस बास्केट में 5 देशों की मुद्राएं शामिल हैं, जिसमें अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीन की मुद्रा रेनमिंबी, जापानी येन और ब्रिटेन का पाउंड। विशेष आहरण अधिकार ब्याज सदस्य देशों को उनके द्वारा धारण किए जाने वाले एसडीआर पर मिलने वाला ब्याज है। अब आप यहाँ पर यह जान लीजिए कि आईएमएफ के पास जो रिजर्व ट्रेंच है वो क्या है। तो रिजर्व ट्रेंच वह मुद्रा होती है जिसे प्रत्येक सदस्य देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात आईएमएफ को प्रदान किया जाता है और जिसका उपयोग वे देश अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिए कर सकते हैं। रिजर्व ट्रेंच मूलतः एक आपातकालीन कोष होता है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों द्वारा बिना किसी शर्त पर सहमत हुए अथवा सेवा शुल्क का भुगतान किए किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात एफडीआई और विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अर्थात एफपीआई के विषय में बात कर लेते हैं। लगभग सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए एफपीआई और एफडीआई दोनों ही वित्त पोषण के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एफडीआई के विषय में। तो एफडीआई समूह द्वारा किसी एक देश के व्यवसाय या निगम में स्थायी हितों को स्थापित करने के इरादे से किया गया निवेश होता है। इसका एग्जाम्पल है, निवेशक कई तरह से एफडीआई कर सकते हैं, जैसे किसी अन्य देश में एक सहायक कंपनी की स्थापना, एक मौजूदा विदेशी कंपनी के साथ अधिग्रहण या विलय, एक विदेशी कंपनी के साथ एक संयुक्त उद्यम साझेदारी शुरू करना आदि। इसके बाद हम बात कर लेते हैं विदेशी पोर्टफोलियो निवेश अर्थात फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के विषय में। तो इसमें प्रतिभूतियां और विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी गई अन्य वित्तीय संपत्तियां शामिल हैं। यह निवेशक को वित्तीय परिसंपत्तियों में सीधे स्वामित्व प्रदान नहीं करता है और बाजार की अस्थिरता के आधार पर अपेक्षाकृत तरल है। इसके एग्जाम्पल्स हैं स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट आदि। एफपीआई से संबंधित अन्य विवरण भी जान लीजिए। एफपीआई किसी देश के पूंजी खाते का हिस्सा होता है और यह उस देश के भुगतान संतुलन की स्थिति को प्रदर्शित करता है। यह बात मैं आपको पहले बता चुका हूं इसी वीडियो में। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी द्वारा वर्ष 2014 के नए एफपीआई विनियमों की जगह वर्ष 2019 में नया एफपीआई विनियम लाया गया। एफपीआई को प्रायः हॉट मनी कहा जाता है क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था से पलायन करने की प्रवृत्ति अत्यधिक होती है। एफडीआई एफपीआई की तुलना में अधिक तरल और कम जोखिम भरा होता है। अब हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए कुछ अन्य शब्दों पर भी नजर डाल लेते हैं जो कि अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे हीनार्थ प्रबंधन अर्थात डेफिसिट फाइनेंस के विषय में। तो बजट घाटे को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक अर्थात आरबीआई से ऋण लेना अथवा अतिरिक्त पत्र मुद्रा जारी करना डेफिसिट फाइनेंस अर्थात हीनार्थ प्रबंधन कहलाता है। अर्थव्यवस्था में लंबी अवधि तक इस नीति को अपनाना उचित नहीं माना जाता है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे स्टैगफ्लेशन के विषय में। तो अर्थव्यवस्था की वह अवस्था होती है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी एवं बेरोजगारी की स्थिति होती है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन के विषय में।
तो आर्थिक मंदी की अवस्था में सरकार द्वारा कुछ ऐसे कदम उठाए जाते हैं जिससे लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हो ताकि वस्तुओं की मांग बढ़े। इसके परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में जो वृद्धि होती है उसे रिफ्लेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है मंदी। मंदी अर्थात डिप्रेशन, जो कि अक्सर न्यूज़ में बना रहता है। आपने काफ़ी सुना होगा इसके विषय में, तो आज इसका अर्थ जान लेते हैं। जब बाजार में वस्तुओं की पूर्ति की तुलना में मांग कम हो जाती है तो कंपनियां अपनी वस्तुओं का उत्पादन कम कर देती हैं और अपने यहां कर्मचारियों की छटाई करती हैं। परिणाम स्वरूप बेरोजगारी में वृद्धि होती है जिससे लोगों की क्रय शक्ति में कमी आती है, जो कुल मांग को हटा देते हैं या कम कर देते हैं। 1930 की विश्वव्यापी मंदी के दौरान कीन्स ने इसकी व्याख्या की थी। इसके बाद हम बात करेंगे डेमोग्राफी के विषय में। यह भी शब्द आपने काफ़ी सुना होगा। किसी देश की जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या का भौगोलिक वितरण, जन्म दर, मृत्यु दर प्रबंधन, शिक्षा स्तर, आय स्तर इत्यादि का सांख्यिकी माध्यम से अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करना डेमोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट है बुल एंड बियर। शेयर बाजार में भाग लेने वाले ऐसे लोग जो उम्मीद करते हैं कि भविष्य में बाजार मूल्य बढ़ेगा तथा उन्हें लाभ होगा, बुल कहलाते हैं, तथा वे लोग जो बाजार का मूल्य गिरने की उम्मीद करते हैं वह बियर कहलाते हैं। नेक्स्ट है मांग की लोच अर्थात इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के कारण मांगी गई वस्तु की मात्रा में हुए आनुपातिक परिवर्तन के अनुपात को ही मांग की कीमत लोच कहते हैं। अर्थात कीमत में परिवर्तन से वस्तुओं की मांग में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों की मांग को मांग की लोच कहा जाता है। नेक्स्ट है बफर स्टॉक अर्थात आपात स्थिति में किसी वस्तु की कमी की पूर्ति के लिए वस्तु का स्टॉक तैयार करना बफर स्टॉक कहलाता है। इसके बाद हम बात करेंगे आईएफएससी कोड के विषय में। फ्रेंड्स, आपने ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू जब भी पैसे एक बैंक से दूसरे बैंक को ट्रांसफ़र किया होगा तो आपने आईएफएससी कोड का यूज़ ज़रूर किया होगा। तो इसका अर्थ होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, जो सामान्यतः 11 अंकों का प्रत्येक व्यक्ति के चेक या पासबुक पर छपा होता है। इसमें पहले के 4 अक्षरों में बैंक का नाम तथा अंतिम 6 अंकों में बैंक ब्रांच से संबंधित विवरण होता है। इसके बाद हम बात करेंगे आरटीजीएस सिस्टम के विषय में। तो आरटीजीएस सिस्टम मुख्य रूप से बड़े मूल्य के लेन देन के लिए है। आरटीजीएस के माध्यम से प्रेषित की जा सकने वाली न्यूनतम राशि 2 लाख है। अर्थात यदि राशि 2 लाख से कम होगी तो उसे आरटीजीएस सिस्टम द्वारा नहीं भेजा जा सकता। सामान्यतः 2 लाख रुपए से अधिक की धनराशि को खाता धारक द्वारा इंटरनेट के माध्यम से रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट मेथड से किसी भी खाता धारक के किसी भी बैंक खाते में त्वरित रूप से भेजा जाता है। नेक्स्ट है एनईएफटी। एनईएफटी अर्थात इंटरनेट के माध्यम से नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के द्वारा 1 लाख तक की धनराशि को एक बैंक से अन्य बैंक के खाते में खाता धारक द्वारा स्वयं ही हस्तांतरित किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे टैक्स इवेजन या कर अपवंचन के विषय में। तो छुपाने की वह प्रक्रिया जिसमें कर अदायगी को अवैध रूप से बचा लिया जाता है, अर्थात आयकर की चोरी की जाती है, तो इसे हम कर अपवंचन या टैक्स इवेजन कहते हैं तथा इसके माध्यम से संचित किए गए धन को काला धन कहा जाता है। आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा इसके विषय में। तो फ्रेंड्स, ये है इस वीडियो का अंत और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ जानने, समझने और सीखने को मिला होगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा इसको और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।